नमस्कार दोस्तों, यूपी की चुनावी यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज जिस हाईवे पर जा रहा हूँ, सामने एक बोर्ड लगा है, लिखा है मुजफ्फरनगर 89 किलोमीटर्स, मेरठ 33 किलोमीटर्स, 33 किलोमीटर। अब मुजफ्फरनगर या मेरठ अभी तय करूँगा, क्योंकि मैं अनप्लान ढंग से निकलता हूँ ताकि जिस भी जगह जाने का मन हो वहाँ जाऊँ और जो लोग मिले उनसे बात करूँ। अभी कहाँ जाऊँगा आगे अगले वीडियो में आपको पता चलेगा। और मेरे हाथ में ये आज का अखबार है। अखबार में पहले पन्ने पर, दैनिक हिंदुस्तान है, पहले पन्ने पर पूर्वांचल की बदलती तस्वीर, योगी जी का विज्ञापन है, हाथ उठाए हुए योगी जी हैं। अब इस विज्ञापन में जो दावे, ये दावे अखबारों में लगातार किए जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया वीडियो में, इंडिया टुडे में 24 पन्ने में छपा है, अखबार में कई पन्नों में, आज भी हिंदुस्तान में 2 पन्ने, पहला पन्ना, दूसरा और अंदर के 2 पन्ने में भी इसी विज्ञापन पर लेख लिखे हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये विज्ञापन का लेख है, नीचे लिखा हुआ हिंदुस्तान मीडिया मार्केटिंग इनिशिएटिव। कई बार आपको समझ में नहीं आएगा खबर है कि लेख है, इसी तरह से आजकल छपता है। लेकिन मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, इसमें जो दावे, उन्हीं दावों की पड़ताल मुझे करनी है और इसमें आपका सहयोग भी चाहिए। बड़े बड़े दावे जो जिसकी ज़मीनी हकीकत समझना जरूरी है और मैं समझना चाहता हूं। जैसे इस विज्ञापन में जो सबसे बड़ा दावा है जिसकी पड़ताल मैं करना चाहता हूं और आपका सहयोग भी चाहिए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से, सबसे बड़ा दावा। तो मैं ये जानना चाहता हूं और अगले कुछ महीनों में जब ये पड़ताल करूंगा तो मैं देखना चाहूंगा कि 2 करोड़ लोगों को किस तरह के रोजगार मिले। अगर ये योगी सरकार विज्ञापन देकर कह रहे हैं एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से मिले, तो उसमें सरकार की भूमिका क्या है, वाकई मिले क्या? और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें पकौड़ा तलना, चाय बेचना, ठेले लगाना, सब्जी बेचना, इसको भी रोजगार माना गया? जो अपने आप पकौड़े तलने का जिन्होंने तरीका खोज लिया उसको भी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में पकौड़े तलने वाले ज़्यादा हुए तो इसलिए उसको भी इसमें दिया क्या? या वाकई सरकार ने मुद्रा लोन या सरकार की योजनाओं के लाभ से इतने रोजगार के अवसर सृजित हुए? पकौड़ा तलने का जिक्र इसलिए आता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक चर्चित इंटरव्यू में जी न्यूज़ पे कहा था पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। ऐसा जैसे पकौड़े तलने वाले लोग 2014 के पहले पकौड़े नहीं तल रहे थे और सारे पकौड़े तलने की प्रक्रिया और उसका आविष्कार और वो सिस्टम मोदी जी ने बनाया। पकौड़ा तलना कोई हीन काम नहीं है, लेकिन सवाल उठता है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि पकौड़ा तलना ये रोजगार दे दिया हमने, चाय बेचना और ठेले लगाना वो भी जरूरी है। लेकिन जब आप वादे करते हैं वो, और जो लोगों की उम्मीद होती है वो, और पढ़े लिखे बीए पास एमए पास युवा पकौड़े तलने के लिए पढ़ाई नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं इसकी पड़ताल करूंगा। और अगर 2 करोड़ लोगों को वाकई रोजगार मिला है तो मैं ये भी बताऊंगा कि बड़ा काम किया योगी ने। और रोजगार के ये आंकड़े और रोजगार के इन आंकड़ों की पड़ताल इसलिए जरूरी है क्योंकि मोदी जी ने भी चुनाव के पहले 2014 के पहले, कहा जाता है, ऐसे दावे किए थे कि हर साल 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। और उसके बाद क्या हुआ, सरकार बनने के कुछ दिन बाद रोजगार के आंकड़े आने बंद हो गए और पकौड़ा तलने का रोजगार वाला तो मैं बता चुका। योगी आदित्यनाथ ने भी पिछले साल जब पलायन हो रहा था मजदूरों का, यूपी के मजदूर वापस आ रहे थे और वापस आ गए, कुछ दिन के बाद उनकी सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि हम स्किल मैपिंग कर रहे हैं। यूपी में जितने लोग वापस आए, दर्जी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, अलग अलग कारीगर, अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग, पेंटर, प्लम्बर, उन सब की स्किल मैपिंग कर रहे हैं। 23 लाख लोगों की स्किल मैपिंग की गई और इन सब के लिए रोजगार के अवसर हम यूपी में मुहैया कराएंगे। उस समय तो ये भी कह दिया था योगी ने कि दूसरे राज्य के लोग, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री अगर यहाँ से मजदूर चाहते हैं तो बिना यूपी की अनुमति के नहीं ले जा सकते हैं यहाँ के स्किल मैपिंग जिनकी की गई उन लोगों को। लेकिन वो भी जानना चाहता हूँ कि 23 लाख लोगों की स्किल मैपिंग अगर हुई, 21 से 23 लाख, तो क्या उनको रोजगार मिल गया और वो किस तरह का मिला और उसमें सरकार की क्या भूमिका है? कोई खुद अपनी प्लम्बिंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, चूना लगा रहा है या ठेले लगा रहा है, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। सरकार की भूमिका कहाँ है? क्या उसको पैसे दिए, क्या उसको लोन दिया, क्या उसके लिए कोई व्यवस्था की, क्या उसे दुकान अलॉट किया? तो इसकी पड़ताल सबसे ज़रूरी है। और आपके गांव में, आपके ज़िले में, आपके इलाके में, आपके परिजनों को अगर रोजगार मिला
तो भी बताएं, नहीं मिला तो भी बताएं, क्योंकि 2 करोड़ लोगों को रोजगार अगर मिल गया, यूपी में 20 करोड़ की आबादी वाले सूबे में, सरकारी आंकड़े जो सरकारी नौकरियों के हैं उसको तो छोड़ दीजिए, जैसे 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को मनरेगा में रोजगार मिला तो सबको मिल गया, फिर तो सब रोजगार वाले हो गए, फिर बेरोजगारी की बात ही नहीं उठनी चाहिए। ये लखनऊ से लेके अलग अलग जगह बेरोजगारों के प्रदर्शन हो रहे हैं, वो क्या है, इसकी पड़ताल सबसे जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए रोजगार, और रोजगार के दावे मोदी जी से लेकर योगी जी तक ने किए हैं। और जो बड़े दावे हैं, सरकारी नौकरी, 4.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। ये विज्ञापन में अभी देख रहा था, 5 दिन पहले तक 4.25 लाख था, आज देख रहा हूँ 4.5 लाख हुआ। दावा है कि हम 5 साल में 5 लाख को रोजगार नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सरकारी नौकरियां मिल गई, इनकी नियुक्ति हो गई, या सिर्फ अभी किसी का एग्जाम बाकी है, या किसी की का नियुक्ति पत्र बाकी है, किसी को अभी नौकरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, क्या वो समझना चाहूँगा। उसके बाद है 33 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण। इसको लेकर भी मैं जानना चाहता हूं, बार बार हर भाषण में अमित शाह भी, परसों उन्होंने यूपी में कहा, योगी तो कह ही रहे हैं कि हमने 40 नए मेडिकल कॉलेज बना दिए, अखिलेश राज में सिर्फ 10 बने, या पहले बहुत कम थे, इतने बना दिए। 33 नए मेडिकल कॉलेज मैं जानना चाहता हूं, और आप भी इसमें सहयोग करें कि अगर आपके जिले में मेडिकल कॉलेज बना है तो मेडिकल कॉलेज का मतलब होता है जहां छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हो, MBBS की, MS की, MD की, जहां मेडिकल कॉलेज है वहां छात्र हैं या नहीं, या किसी अस्पताल को बदलकर मेडिकल कॉलेज नामकरण किया गया है और दरअसल वहां सिर्फ इलाज हो रहा है, कॉलेज जैसी कोई चीज नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं, और ये मेडिकल कॉलेज क्या फंक्शनल हो गए क्या, या कब तक फंक्शनल होंगे। अब 2022 का चुनाव है, आप 4 साल आगे की बात कर रहे हैं या अभी की। अगर कर दिया तो अच्छी बात है, वो भी दिखाऊंगा, बताऊंगा। आपके जिले में, आपके इलाके में अगर ये मेडिकल कॉलेज इस लिस्ट में है और वो वाकई मेडिकल कॉलेज हो गया तो भी बताइएगा मेल करके। अगर अधूरा है, कॉलेज नहीं सिर्फ अस्पताल है, कुछ चोला बदला है, तो भी बताइएगा, उसका भी इस्तेमाल करूंगा आगे किसी वीडियो में, और वहां आऊंगा भी। उसके बाद इसमें जो दावे हैं, गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान, ये योगी सरकार बार बार दावा कर रही है। ये अलग बात है कि गन्ना किसान और गन्ना की खेती से जुड़े लोग बार बार कह रहे हैं कि उनके 10 से 12,000 करोड़ बकाया हैं, हम गन्ना बेचेंगे तो हमें कीमत तो मिलेगी, हो सकता है ये भुगतान हुआ हो, लेकिन सवाल उठता है जो बकाया है हम उसकी बात तो करेंगे, और 10,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, ये गन्ना किसानों का कहना है। और बार बार ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में कहा था 14 दिन के भीतर गन्ना किसानों को भुगतान मिलेगा, भुगतान में देर हुई तो ब्याज मिलेगा। तो इसलिए अब देखिए, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, हम उस हाईवे पर जा रहे हैं, ये सड़क बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो खैर, तो ये है। और किसानों को जो किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो पैसे मिले वो मिल रहे हैं। उसके बाद एक उज्ज्वला योजना की भी पड़ताल मुझे करनी है कि उज्ज्वला योजना इसमें नहीं है, उज्ज्वला योजना में जितने लोगों को, करोड़ों लोगों को गैस मिला है, और बहुत महत्वाकांक्षी योजना, और मैं तारीफ करता हूँ, अच्छी योजना है, लेकिन फ्री में सिलेंडर मिलना और सिलेंडर की कीमत बढ़ जाने के बाद, जैसे कल शामली में एक शख्स ने बोला हमने तो खूंटी पे टांग रखा है सिलेंडर को, भरमाएं कहाँ, इतना महंगा सिलेंडर हो गया। तो मैं ऐसे घरों में भी जाऊंगा जहां सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है देखने के लिए, वो भी आप मदद करिएगा, आपके इलाकों में भी आऊँगा। तो देखिए दोस्तों, मकसद कुल मिला के ये है कि ऐसे जो बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं, अब इसी में देखिए, कानून का राज, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। क्या कानून का राज है? क्या आपके इलाके में कानून व्यवस्था पूरी तरह से एकदम दुरुस्त है? इसकी भी पड़ताल होगी। ये विज्ञापन अंदर फिर नए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार कर रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब एक बड़ी बात है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है। हालांकि इसकी बुनियाद शुरुआत अखिलेश राज में हुई, लेकिन पूरा अभी हो रहा है। किसी दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी चलेंगे उधर पूर्वोत्तर में। और आज का जो विज्ञापन है, पूर्वांचल की बदलती तस्वीर पूरब को लेकर ही है। जीता यूपी, जीतेगा यूपी। अब इसमें विज्ञापन में क्या है, अंदर 2 पन्ने पर फिर से विज्ञापन के लिए लेख हैं, खबरनुमा है, जो आप समझें, गलतफहमी में पड़े तो आपको खबर लगेगा, लेकिन दरअसल सरकार का प्रचार है। और इसमें अब जैसे एक खबर है, पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज। इसमें भी अगर आपके इलाके में मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से चलने लगा, छात्रों के दाखिले हो रहे हैं और छात्र उसमें पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। और अगर
वो अधूरा है, अभी सिर्फ नामकरण हुआ है, या उसकी इमारत अधूरी है, या मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं नहीं है, तो आप हमें बताइएगा, मैं आपके ज़िले में आऊँगा। मैंने पहले भी बोला है, मेरा मेल आईडी है ajit.anjum@gmail.com, ajit.anjum@gmail.com। एक नया जीमेल मैं कल से आपको दूंगा जो सिर्फ यूपी चुनाव से जुड़ी जानकारी देने के लिए होगा। इंतजार करिए, किसी भी वीडियो में शाम तक मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे ये 2 पन्ने के विज्ञापन में बहुत सारे चेहरे हैं जो सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की तस्वीर है। अब लाभार्थियों में ज़्यादा इसमें गोरखपुर की कोई निमत्रा देवी हैं जो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से उनकी ज़िंदगी बदल गई। दीपमाला हैं गोरखपुर की, गोरखपुर के ही मनोज मुसहर हैं, और किसी महिला का बयान है कि सब कुछ सपने जैसा लगता है। गोरखपुर की महाराज जी ने बदल दी जिंदगी, ये सान्या देवी हैं, संजना है कुशीनगर के, ऐसे बहुत सारे लोग इसमें गोरखपुर के दिख रहे हैं। मास्टर ट्रेनर अखिलेश हैं गोरखपुर के, लालमन हैं गोरखपुर के, अर्चिता हैं गोरखपुर के, भारती सैनी हैं गोरखपुर के। ये सब वो बता रहे हैं कि इन्हें सरकार की योजनाओं से कितना लाभ मिला है। तो दरअसल ऐसे लाभार्थी सरकार की योजनाओं से होंगे भी, इसमें कोई शक नहीं। कुछ ऐसे लाभार्थियों की कहानी भी होती है। पिछले दिनों खबर आई थी कि जिनको कहा गया है कि उनको लेखपाल की नौकरी मिल गई, वो वीडियो वायरल हुआ तो पता चला उसकी कहानी कुछ और थी। बंदा भाग गया कहीं और बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था ये वीडियो का ऐसे इस्तेमाल होगा। तो इन कहानियों की भी पड़ताल करूँगा। अब कुछ लोग साथी कह सकते हैं, जैसे कल भी किसी वीडियो में किसी ने कॉमेंट में बहुत लोगों ने कहा कि आप सिर्फ ऐसी जगह क्यों जा रहे हैं या बीजेपी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों। सरकार ने जो दावे और वादे किए, जिनकी सरकार है, जिनके ये 4 पन्ने के विज्ञापन है, पहले पन्ने और अंदर 3 पन्ने जो मैंने दिखाए, इन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि ये सारी बातें ये कह रहे हैं, इतने जो आंकड़े छपे हुए हैं ये योगी जी के लिए है कि हमने सब कर दिया। तो अखिलेश यादव से इसके बारे में सवाल नहीं पूछे जाएंगे, मायावती से इसके बारे में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये सब योगी राज के दावे हैं। तो दिक्कत ये है कि योगी मोदी समर्थक चाहते हैं कि इनकी सरकार जब चुनाव में 5 साल पूरे करके चुनाव में आए, तब भी आप सवाल विपक्ष की सरकारों से पूछते रहिए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या। भाई अखिलेश यादव ने जो किया उसकी सजा उनको मिल गई। 47 सीटें मिली विधानसभा में, 403 में 47। अब इससे बुरा हाल क्या होगा? कांग्रेस को तो 7 मिली, उनका उससे बुरा हाल क्या होगा? एकदम जिसको कहते हैं डेसिमेट हो जाना, रसातल में चला जाना। कांग्रेस वहां पहुंच गई, तो कांग्रेस से सवाल पूछे क्या? बीएसपी का क्या बुरा होगा जितना हो गया विधानसभा में, लोकसभा में जितना हो गया। तो भाई जनता ने उनको सजा दे दी। अगर उन्होंने चूक की, उनका गवर्नेंस सही नहीं था, उन्होंने जो वादे किए पूरे नहीं किए, उसकी सजा उन्हें मिल गई। लेकिन जो ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो 2017 में राम राज्य के वादे कर रहे थे कि हम यूपी में राम राज्य लाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, पिछले 1 साल के आंकड़े, 2 साल के आंकड़े एनसीआरबी के डेटा के साथ देखेंगे तो पता चलेगा कि यूपी में राम राज्य है या यूपी में जो अपराध की घटनाएं हैं वो जिले जिले में कैसे बेकाबू भी हुई है। सड़कों पर हत्या, गोलीबारी, गुंडागर्दी, बहुत सारी ऐसी खबरें। हाँ, कुछ योगी समर्थक या कई ऐसे तथ्य रखने वाले लोग कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया। अमित शाह भी कहते हैं, उसकी भी पड़ताल करेंगे। क्या लोग ऐसा सोचते हैं? क्या वाकई उनको लगता है कि ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में कानून का राज स्थापित है? और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं मानता हूं कि ऐसे जो विज्ञापन छप रहे हैं लगातार अखबार में, 4 पन्ने, 3 पन्ने, 6 पन्ने, और जो छपते रहेंगे अभी आपको 6 महीने तक, 7 महीने तक, जब तक चुनाव होता है तब तक, तो मैं तो इस विज्ञापन को और ऐसे दावों के इस पन्ने को यूपी सरकार का सिलेबस मानता हूँ, चुनाव का सिलेबस। तो जब ये सिलेबस है तो सवाल तो इसी सिलेबस से होगा ना, क्योंकि सिलेबस से बाहर सवाल मैं नहीं पूछना चाहता। तो ये ऐसे विज्ञापन को सिलेबस मानते हुए, ऐसे विज्ञापन को एक ड्राफ्ट मानते हुए, उसी में से जो सवाल पैदा होंगे वो सवाल आप भी तैयार रखिए सरकार से पूछने के लिए। वो सवाल पूछने आपके बीच मैं भी आ रहा हूँ और लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। तो इन सारे चीज़ों की अगले लगातार कुछ दिनों तक मैं पड़ताल करूँगा, हर इलाके में जाऊँगा। कल जैसे किसी गांव में गया था शामली में, वो जो किसानों का गांव था, मोटे तौर पर सारे के सारे वहां वोटर बीजेपी के थे। 3 चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। वीडियो में कल देखिएगा आप। जाटों का इलाका है, किसानों का इलाका है, लेकिन इस बार नाराज है। नाराजगी की सारी वजह उस वीडियो में। तो नाराज गांव में अगर गया तो ऐसे लोग बोलेंगे। अब कोई कहेगा कि नहीं आप ऐसे गांव में चले गए जो बीजेपी के विरोधी हैं, तो मैं कह रहा हूं बीजेपी के कट्टर समर्थक लोगों के गांव में भी जाऊंगा।
आप बीजेपी के समर्थक हैं, आपके गांव में ऐसे लोग हैं, आप मेल करिए, आपके गांव में भी आऊँगा। मैं चाहता हूँ हर तबके की आवाज़ आए, हिंदू बहुल इलाका, मुस्लिम बहुल इलाका, पिछड़ों का इलाका, दलितों का गांव, ओबीसी का गांव, हर जगह मैं जाकर समझने की कोशिश करूंगा कि जो वादे किए गए हुए या नहीं, या उनकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। और जैसे कि मेरे प्रोग्राम का नाम है, क्या चाहता है यूपी, क्या सोचता है यूपी, क्या बोलता है यूपी, यूपी के मन में क्या है, इसी की पड़ताल करने आज फिर एक नए इलाके में, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बीच में दिल्ली जाऊंगा, वापस आऊंगा, जब पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों को पूरा करने के बाद लखनऊ से आगे पूर्वोत्तर पूर्वांचल जहां की इन्होंने बात की, और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आपसे एक ही गुजारिश है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज है मेरा अजीत अंजुम के नाम से, फॉलो करें, ताकि मेरा वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। इतनी मशक्क़त, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, तो इतने सहयोग की अपेक्षा तो रख सकता हूं। फिलहाल नमस्कार।